हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो भाई आज हम लोग हाजिर हैं आपके सामने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एक बहुत ही धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के साथ में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ज्यादा लंबी वीडियो होने नहीं वाली है, तो एकदम जितनी देर की ये वीडियो है, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ में पूरा ध्यान लगा के सुन लेते हो तो भाई साहब चैप्टर बहुत बढ़िया है। इससे जितना भी डर लोगों ने बना के रखा है, आज तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। तो चलिए भाई चालू कर लेते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जनाब चलिए लेट्स गो इनटू द चैप्टर। तो भैया इंट्रोडक्शन आता हुआ हमारे सामने। तो अच्छा जनाब एक बात बताओ, मॉल जाते हो? हाँ रामलाल जाती तो हो गए यार। सर इतने गए गुजरे थोड़ी ना है कि मॉल भी नहीं जाते हैं। हाँ सर जाते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ यार तुम्हें बच्चों के कपड़े खरीदने मॉल जाना, अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के कपड़े खरीदने जा रहे हो मॉल। अब मुझे बताओ तुम कोई चीज़ बोलोगे कि हाँ भैया मॉल में कहाँ चलना है? बोलोगे? हाँ सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कहेंगे देखो बच्चों वाले सेक्शन में चलते हैं, किड्स सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे हमें अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बच्चों की ही मिलेंगी। तो मतलब कि मॉल वालों ने क्या कर रखा है, मॉल वालों ने चीज़ों को सॉर्ट कर रखा है। सॉर्ट यानी उनको अरेंज कर रखा है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है कि भैया देखो ये चीज़ यहाँ मिलेगी तो यहीं मिलना है। तुम कहीं शॉपकीपर के पास में तुम मान लो चीनी लेने गए, रामलाल चीनी तो लाते ही हो गए अपने घर वालों के लिए, इतना भी नहीं काम करते हो। ठीक है तो चीनी लेने गए, तो अगर वो शॉपकीपर से तुम चीनी मांगते हो 1 किलो, तो क्या वो घंटे भर ढूंढता रहेगा चीनी को? नहीं सर नहीं ढूंढता, वो तो तुरंत जाता है, लप्पा भरा हो गया काम हमारा। ठीक है तो हर चीज अगर सॉर्टेड हो, यानी कि अगर वो एक वेल मैनर में अरेंज हो, तो आपको उससे चीजें एक्सट्रैक्ट करना या उससे इंफॉर्मेशन निकालना आसान हो जाता है। अच्छा सर तो आप ये केमिस्ट्री में जो होता है मार्केटिंग क्यों सिखा रहे हो? सुनो जरा ध्यान से, इसी को लगाते हैं केमिस्ट्री में। हमारे पास में टोटल 94 वेल नोन एलिमेंट्स हैं, जो नेचुरली अकरिंग वेल नोन एलिमेंट्स हमारे पास में अभी 94। अब तो तुम्हारी संख्या अपडेट होती रहती है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी 94 दे रखी है। ठीक है तो जो 94 एलिमेंट्स है उसमें से हमारे 70 जो होता है वो है हमारे मेटल्स, और रिमेनिंग 20 जो होता है हमारे वो है नॉन मेटल्स। अब भैया ये इतने 94 एलिमेंट्स हैं, अब प्रेजेंटली 118 ऐसी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है तो अब इनको आप कैसे करके अरेंज करोगे जिससे कि आपको हर एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका रिएक्टिव नेचर और उसका जो होता है कंपाउंड्स आपको पता हो? भैया कैसे करोगे? हाँ सर दिक्कत तो आएगी। तो उसी दिक्कत को सॉल्व करता है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है तो आप जैसे कि जो होता है हमारे पास में 20 जिसमें से नॉन मेटल्स हैं, 70 हमारे पास में मेटल्स हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखते हैं, जिनको हम मेटलॉइड कहते हैं। और हमारे पास में जैसे एग्जांपल हो गया मेटलॉइड का बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, थैलोरियम और पोलोनियम। ठीक है ये सारे। अब भैया अगर इनको क्लासिफाई करने की बात आती है तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट हुआ था, सबसे पहली कोशिश करी गई थी डोबेराइनर भाई साहब ने। तो डोबेराइनर भाई साहब ने क्या करा, डोबेराइनर ने अपने ट्रायड्स दे दिए। अब सर जी ये ट्रायड्स क्या है? बड़ा दिमाग खराब करते हैं ये ट्रायड्स कुछ भी नहीं है। पहली बात तुमको वो पॉइंट याद में रखने हैं जो जहां से क्वेश्चन बनता है। और जो लोग नए आए हो ये नोट्स देख रहे हो, तो अगर ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो ये नोट्स भी हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको आई बटन में इसका लिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, सबसे नीचे जाओगे स्क्रॉल करके तो वहां पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सुनो हमारे जो जहां से क्वेश्चन बनेगा वो सुन लो। डोबेराइनर भाई साहब ने अपने ट्रायड कब दिए थे? तो हमारे डोबेराइनर चचा ने जो होता है 1817 में अपना ट्रायड दिया। जर्मन केमिस्ट थे ये, जिनका नाम था जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर। इन्होंने करा क्या सर जी? इन्होंने करा कि भैया देखो जो एलिमेंट हैं जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल हो या केमिकल हो या रिएक्टिव हो या जो होता है कैसी भी प्रॉपर्टी हो, हमें उनसे नहीं मतलब, हम उनको ग्रुप में अरेंज करेंगे। हाँ सर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ दिक्कत नहीं है, सुनो जरा ध्यान से, फिर आगे की बात आई। अब इन्होंने जब ग्रुप में अरेंज करने आए तो असल में ये जो होता है अटेम्प्ट कर रहे थे काफी सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने का, लेकिन जो इनका ग्रुप बन रहा था वो 3 एलिमेंट का बन रहा था। ठीक है तो इन्होंने 3 एलिमेंट, 3 यानी ट्रायड, 3 से ट्रायड निकाल दिया, तो इन्होंने इसको ट्रायड्स कहा। अब जब इन्होंने ट्रायड्स बनाना चालू करे तो ये सिर्फ हमारे बेचारे चचा थे, पहली बार आए थे इस फील्ड में, तो सिर्फ 3 ही ये ट्रायड बना पाए, यानी कि 9 एलिमेंट्स। एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स थे, तो यानी 3 में 9 एलिमेंट को ये क्लासिफाई कर पाए। अब मुसीबत कहां थी? ठीक है
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया देखो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, इनकी प्रॉपर्टी को हम इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम इनको जो होता है हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। अब जहां एटॉमिक मास आए भैया इस चैप्टर में, जब तक तुमको ये प्राणी दिखता रहे एटॉमिक मास, तब तक समझ लो वो उस चीज का सत्यानाश तय है 101%। ठीक है, तो अब जब इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम इनको रखेंगे, तो एटॉमिक मास किस तरीके से इन्होंने अरेंज करा वो सुनो जरा। जो ये बीच वाला एलिमेंट है, ये इनका एक ट्राइड है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइड है इनका, ये हमारे डोबेराइनर भाई साहब का। तो इन्होंने करा क्या कि जो ये एलिमेंट है सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों लिथियम और पोटेशियम का एवरेज होगा। एवरेज निकालना जानते हो ना रामलाल, जानते होगे, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज होगा। अब एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रखे हैं क्योंकि आता नहीं है जनरली, तुमसे ये पूछा जाता है, जहां से मैंने ये स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है। और अगर तुमको ये वाले नोट्स भी चाहिए, लेक्चर नोट्स, तो ये भी तुमको वहीं पे मिल जाएंगे जहां पे वीडियो में ओरिजिनल वाले नोट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का, ये जो सोडियम का एटॉमिक मास है, ये इन दोनों के मास का क्या होगा, एवरेज होगा। इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2। ऐसे ही ये इसमें भी होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा। तो तुम देख सकते हो, तो सिर्फ 9 इनके एलिमेंट्स ये लोग क्लासिफाई कर पाए। अब बात क्या थी, यहां पे जो होता है, यहां पे ब्रोमीन का मास उतना नहीं आ रहा था जितना ये क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज आ रहा था, ठीक है। यहां पे तो दिक्कत आई। अब बाद में और क्या दिक्कत आई सर जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनो, सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ये क्लासिफाई कर पाए, बट उस टाइम जो होता है बहुत सारे और एलिमेंट्स भी जाने जाते थे। पर डोबेराइनर हमारे जो चचा थे, इनका बस नहीं हुआ कि ये उनको क्लासिफाई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गए फ्लॉप। भैया फ्लॉप क्यों हुए, एक चीज की वजह से फ्लॉप हुए, वो ये है, ये हमारे महाशय जब तक आते रहेंगे, जब तक जो होता है लोगों का सत्यानाश तय है, ठीक है। अब आए हमारे न्यूलैंड भाई साहब, तो इन्होंने अपना लॉ दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि वही सारे गामा पादा नीसा, ऑक्टेव उसको कहते हैं म्यूजिकल में, ऑक्टेव उसी को कहते हैं, सारे गामा पादा नीसा। अभी आगे आएगी बात, इतना थोड़ा सब्र रखो। तो 1866 में इंग्लिश, ये जरूर याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस जरूर, मैंने यहाँ पे क्यू इसीलिए बना रखा है। 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने भी कोशिश करी कि ये एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हा सर जी, एटॉमिक मास जहां आया, रामलाल का सत्यानाश तय है। हमारे यहाँ पे रामलाल कौन है, हमारे न्यूलैंड चचा रामलाल ही बन गए भैया, एटॉमिक मास ले लिए, ठीक है। तो अब इन्होंने भी वही चीज करी जो हमारे डोबेराइनर भाई साहब कर चुके थे। इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। अब क्वेश्चन कहां से तुमसे पूछा जाएगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, जिसका लोएस्ट एटॉमिक मास है, और कहां तक जाता है, 56th एलिमेंट तक जाता है, जिसका नाम है थोरियम, ठीक है। उसका हाईएस्ट एटॉमिक मास है अमंग द एलिमेंट्स, ठीक है। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे, उस टाइम की बात हो रही है, तुम 2021 में मत आना, ये 1921 की बात है, ठीक है, 1866 की बात है, ठीक है। उस टाइम जितने जो होता है एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उसमें से थोरियम ऐसा एलिमेंट था जिसका हाईएस्ट एटॉमिक मास था। अब हुआ क्या, अब इन्होंने देखा यार एक चीज बड़ी सिमिलर है, कुछ तो इनको खटका, मतलब चोर की दाढ़ी में इनको तिनका दिखाई दिया। बोले यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जो हमारा जो 8वां एलिमेंट है, यानी यहाँ पे मान लो सोडियम, तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पहले एलिमेंट से मैच खा रही है। हाँ सर जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन कहाँ से होता है, भैया ये सोडियम यहाँ से क्यों नहीं लेते हाइड्रोजन फ्लोरीन से, यहाँ से क्यों नहीं लेते क्लोरीन से। भैया देखो, जहां से भी लेना है तुमको 8वां एलिमेंट देखना है। इन्होंने क्या कहा, हमारे न्यूलैंड भाई साहब ने, हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, यानी सिमिलरिटी में होगी किसके, पहले एलिमेंट की। जो हमारा 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी मैच करती होगी उसके पहले एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिथियम ले रखा है, देखो लिथियम की प्रॉपर्टी आपकी सोडियम से मैच कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहां से लिथियम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
सोडियम इसका 8वां एलिमेंट है, इसके 8वें नंबर पे आ रहा है, इसके बाद वाले 8वें एलिमेंट है, तो इसकी जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मैच कर रही है। सिमिलरली जैसे कि हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम की हो गई, तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो रही। भैया कैसे 8वें नंबर पे आ रहे, गिनना रामलाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आ रहा है मैग्नीशियम, सेम कर रही है, ठीक है। अब अभी आपने ऊपर कहा ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये ऑक्टेव्स कहां से हुआ, ऑक्टेव ऐसे हुआ कि ये सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई करा था, ठीक है। यानी जीए वाले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आएंगे उसी तरीके से ये ऑक्टेव्स म्यूजिक में पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब भैया दिक्कत कहां तक थी, दिक्कत यहां तक थी कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा था, ठीक है भैया। कैल्शियम के बाद क्या हो रहा था, कैल्शियम के बाद जो 8वां एलिमेंट था वो उसके पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था। अगर तुमको यहां पे भी दिक्कत है, बस इतना याद रखो, जहां जिसकी प्रॉपर्टी तुम्हें मैच करानी है उससे 8 गिन लो, उसके नीचे वाला एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन की, फ्लोरीन क्लोरीन की, मैग्नीशियम कैल्शियम की, और AlCr की, और BAl की, CSI की, ये सारी प्रॉपर्टी मैच करेंगे। अगर तुम्हें इनमें कंफ्यूजन हो रही, बस यहाँ पे इतनी सी चीज याद रख लो, बस खत्म। बट ये इनका लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद नहीं जो होता है ये एप्लीकेबल हो रहा था, यानी कि हर 8वें एलिमेंट पहले एलिमेंट से नहीं रिजेंबल कर रहा था। समझ गए? हाँ रामलाल समझ गए होंगे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, न्यूलैंड ने ये कह दिया, अरे भाई साहब, न्यूलैंड ने ये कह दिया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही मिल सकते हैं और कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैंने लिख रखा है इसीलिए, ठीक है। सिर्फ 56 एलिमेंट ही मिल सकते हैं नेचर में, और ज्यादा एलिमेंट नहीं मिल सकते, ये न्यूलैंड के शब्द थे। मतलब इन फ्यूचर कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट जैसे ही न्यू एलिमेंट मिले, न्यूलैंड भाई साहब का हो गया पोपट। जैसे ही नए एलिमेंट, नई धातुओं, नए हमको एलिमेंट मिलना चालू हुए, वैसे ही हमारे न्यूलैंड भाई साहब का हो गया पोपट, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने फिट कराने के लिए दो एलिमेंट को एक ही शेल में घुसेड़ दिया था। भैया देखो, धक्का मुक्की वैसी ही नहीं सही है सेहत के लिए, एलिमेंट की तो सेहत के लिए बिल्कुल नहीं अच्छी। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट, न्यूलैंड नॉट ओनली एडजस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट बट अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम नोट। ओहो हो, जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा एलिमेंट था, कोबाल्ट एंड निकेल, ये सेम स्लॉट में थे, ठीक है, सेम कॉलम में, विद फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जिनकी की अलग प्रॉपर्टी है। देख ले, कोबाल्ट एंड निकेल, ये रहे सर जी, कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक है। इनकी ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये हमारी इनसे किसी से भी मैच नहीं कर रही थी, ब्रोमीन से, इनसे किसी से मैच। तो और एक और गड़बड़ी थी, एक और क्या सर जी गड़बड़ी थी कि आयरन की जो प्रॉपर्टी थी वो कोबाल्ट और निकेल से मैच कर रही थी, लेकिन भैया उसको देखो कहां फेंक दिया, इतनी दूर फेंक दिया। तो ये इनकी गड़बड़ी थी, इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो इसको अच्छी तरीके से फॉलो करते थे, यानी इसको ओबे करते थे। अब आए हमारे मेंडलीव भाई साहब, गेम यहां से पलटा। मेंडलीव के आने के बाद से गेम पूरी तरीके से पलट गया। सर जी कैसे पलट गया मेंडलीव के आने के बाद से? मेंडलीव ने भी वही करा, एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करा, यानी एटॉमिक मास यानी कि सत्यानाश। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स अरेंज हुए, ठीक है, एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मेंडलीव ने एक और दिमाग लगाया, इन्होंने कहा भैया सुनो, हम एलिमेंट्स को अरेंज तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी रिलेशनशिप के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। भैया आपने अभी पढ़ तो दिया, फिर क्यों समझा रहे हो? सुनो जरा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं तुमको, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो कंपाउंड्स हैं इनके, हाइड्रेट और ऑक्साइड, मतलब क्या कैसे हो गया, सुनो। तो मेंडलीव ने कहा कि हम एटॉमिक मास को तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ साथ में हम क्या करेंगे, हम जैसे हमारे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम साथ साथ में लेते हैं, तो और अच्छी तरीके से हम चीजों को क्लासिफाई कर पाएंगे।
और अच्छी तरीके से। यानी अगर तुम किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड्स को जान लो तो तुम समझ जाते हो कि हाँ भैया ये एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन ओजोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब तुम्हें ऑक्सीजन की सिर्फ अगर मैं तुमसे कहूँ ऑक्सीजन तो और मैं कहूँ कि O2 O3 और O, तो सही बात है ना कि O2 O3 और O में ज्यादा जानकारी तुम्हारे पास में पहुंचेगी। तो मेंडलीव ने वहां पे अपना दिमाग लगाया। मेंडलीव ने कहा कि हम इनकी एटॉमिक मास तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ साथ में हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लेंगे। और उसने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इन्होंने इसको सेलेक्ट ही क्यों करा? क्योंकि इनकी हाई रिएक्टिविटी थी और ये ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड बनाते थे ज्यादा एलिमेंट के साथ में। यानी उस टाइम 63 जो एलिमेंट थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि समझ लो सारे ही एलिमेंट के साथ में कंपाउंड कुछ ना कुछ बना ही देते थे। ठीक है, गिविंग राइज टू हाइड्राइड्स बनाते थे और ऑक्साइड बनाते थे। समझ गए? इसलिए इन्होंने इसको जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया कि भैया एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी वो है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाना चाहिए ही चाहिए है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में उसका कंपाउंड। ठीक है, अब इसने करा क्या? इसने ताश, तो मेंडलीव ताश खेलता था, उसने ताश का पत्ता लिया, उसके पीछे एक एलिमेंट लिखा, उसकी सारी प्रॉपर्टी लिखनी, उसको रखता गया। प्रोबेबिलिटी में मेंडलीव काफी मास्टर था, तो इसने उसको रखता गया। फिर उसने सब 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिख ली। फिर उसने उसको सॉर्ट मारा। सॉर्ट यानी उसको अरेंज करा। कैसे भैया? देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कौन बॉन्ड बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, अच्छा ये ऐसे बना रहा है, ये ऐसे बना रहा है। तो उसने उस हिसाब से उसको अरेंज करा। अब अरेंज करके उसने ये पीरियोडिक टेबल दी। ठीक है, अब उसने इस पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड और हाइड्राइड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी थी कि एलिमेंट वही है जो या तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बना ले या तो हाइड्रोजन के साथ में मिलके हाइड्राइड बना ले। ये उसने, देख लो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, बेसिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया था उसने ये प्रॉपर्टी को, बेसिक प्रॉपर्टी। समझ गए? तो अब उसने बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज तो कर दिया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ गए? तो ये रही आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब इसमें भैया देखो हुआ क्या, इसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो अपनी एटॉमिक मासेस के तो फंक्शन में थी, लेकिन साथ साथ में वो ऑक्सीजन और हाइड्राइड के भी फंक्शन में थी कि हाँ वो कंपाउंड बनानी चाहिए। ठीक है, अब उसके और सारी चीजें थी कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो ग्रुप्स और पीरियड्स को कंसिस्ट करती थी। अब भैया बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ये याद करने में कि पीरियड किसको कहते हैं और ग्रुप किसको कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे स्कूल में पीरियड लगते हैं, तो पीरियड, तुम्हारा जो पीरियड होता है टाइम टेबल होता है, उसमें तुम पीरियड को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड हमारी सबसे बुरी मैम का है, फिर फोर्थ पीरियड हमारे सबसे अच्छे सर का है, फिर फिफ्थ पीरियड जो होता है हमारे मजे मारने का है, फिर जो होता है सिक्स्थ पीरियड में अरे पकाने वाला पीरियड है, फिर सेवन, फिर 8। तो ये पीरियड ऐसे ही याद रखो, पीरियोडिक टेबल में भी वही पीरियड होते हैं। समझ गए? और ग्रुप ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोड जिनको हम पीरियड कहते हैं। बस ठीक है, वो आपने स्कूल वाले से तुमको लिंक कर लोगे। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट क्या थे? अचीवमेंट इसके ये थे कि इसने इन्वर्टेड सीक्वेंस का इस्तेमाल किया था। भैया ये इन्वर्टेड सीक्वेंस क्या है? इन्वर्टेड सीक्वेंस ये है कि इसने जो एटॉमिक मास थे उनको उल्टी दिशा में भी जो होता है एडजस्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है जैसे कि कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 था, इसने उसको पहले रखा किससे? निकेल से, जिसका एटॉमिक मास 58.7 है। देख लो भैया, कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट, तो इसने उसको पहले रखा निकेल से, जिसका देखो निकेल का एटॉमिक मास कम है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, तो इसने कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को बाद में रखा। तो यानी इन्वर्टेड सीक्वेंस का इसने इस्तेमाल करा और इसने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को अरेंज कर दिया। ठीक है, और उसने एक और बहुत अच्छी चीज करी, सुनो जरा ध्यान से, उसने ये गैप छोड़ दिए। उसने कहा भैया देखो फ्यूचर में एलिमेंट मिलने हैं, भैया हमारे न्यूलैंड भाई साहब की तरह नहीं कि फ्यूचर में कोई और एलिमेंट मिल ही नहीं सकता, डायरेक्ट खत्म गया। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, फ्यूचर में एलिमेंट मिलेंगे और अगर तुम उनको यहाँ पे ला के रखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये गैप में तुम ला के रखोगे, ये वाले गैप में, तो वो इस गैप की प्रॉपर्टीज को मैच करता होगा। उसने ये बात कह दी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम। उसने प्रेडिक्ट कर दिया, प्रेडिक्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उसने उस टाइम में काफी सारे नए एलिमेंट्स की भी प्रोडक्शन कर दी और उसने संस्कृत न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करके उसको ए का नाम दिया। जैसे ए का यानी 1,
समझ गए। तो उसने उसको ए का नाम दिया, यानी भारत का इस्तेमाल करा उसने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मोनियम जैसे ये लोग बाद में डिस्कवर हुए थे ये एलिमेंट, और जब इसको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में रखा गया तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, जैसे कि मेंडलीव ने बताया था कि ए का बोरॉन की, ए का एल्युमिनियम की और ए का सिलिकॉन की, ये सेम मैच करेंगी ए का ये स्कैंडियम, गैलियम और आपके जर्मेनियम से, ये सेम मैच कर रही थी। नोबल गैसेस आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नोबल गैसेस को बाद में डिस्कवर किया गया, लेकिन जो होता है उसको प्लेस किया जा सका इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। समझ गए? यस सर, बिल्कुल समझ गए। अब जब किसी चीज की अचीवमेंट होती है तो उसकी कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती। मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की थी कि भैया हाइड्रोजन को तो अलग ही फेंक रखा था इसने, हाइड्रोजन की कोई इज्जत ही बखत नहीं थी, हाइड्रोजन को कोई स्पेसिफिक पोजीशन असाइन ही नहीं हुई और ना आज तक हुई है, ना आज तक जो होता है हाइड्रोजन को कोई स्पेसिफिक पोजीशन मिली है, आज तक नहीं मिली है, अभी बताऊंगा आगे। तो नो फिक्स पोजीशन कुड बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब इसने जो आपकी हाइड्रोजन की तो वो बात अलग ही रही, लेकिन आपकी जो होता आइसोटोप्स यानी कि वही आपके H2, H3 और वो ये सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो ये जब डिस्कवर हुए तो ये जो होता है आपकी मेनली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे, ये और एक लिमिटेशन थी। अब जो इनका एटॉमिक मास था एलिमेंट्स का वो अपनी स्टेडी ऑर्डर में नहीं इंक्रीज हो रहा था, यानी कि एक मतलब कि फिक्स पैटर्न के साथ में, यानी 0.2 बढ़ा, फिर 0.10 बढ़ गया, फिर 0.12 बढ़ गया, फिर 0.20 बढ़ गया, तो यानी एक फिक्स पोजीशन में एक फिक्स पैटर्न में आगे नहीं बढ़ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये एक फिक्स पैटर्न है। अब मैं कहूं 1, फिर मैं कह दूं 10, फिर मैं कह दूं 15, फिर मैं कह दूं 16, फिर मैं कह दूं 25, तो ये फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इनका जो एटॉमिक मास था वो एक फिक्स पैटर्न में आगे नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आपके जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं प्रेडिक्ट किए जा सकते थे बिटवीन टू एलिमेंट, यानी कि भैया देखो एक एलिमेंट है और उस दूसरा एलिमेंट है, उसके बीच में भी कोई और एलिमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये बहुत मुश्किल हो गया था। अब आए हमारी लास्ट है दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में हेनरी मोजले ने इसको क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हेनरी मोजले ने क्या कहा, अरे चचा आज तक तुम किसको इस्तेमाल करते आ रहे थे, एटॉमिक मास को। बोले चचा सुनो, अरे रामलाल सुनो, अरे सखाराम सुनो, आप अगर एटॉमिक मास को अगर तुम इस्तेमाल करोगे ना तो जो होता है मुश्किल आनी सत्यानाश होना ही होना है। तो किसको इस्तेमाल करो, बोले सेंसोडाइन इस्तेमाल करो, एटॉमिक नंबर को लगाओ यहाँ पे। एटॉमिक नंबर जो होता है गेम चेंजर यहाँ पे साबित हुआ। एटॉमिक नंबर को इसने प्रॉपर जो होता है प्रेफरेंस दी। क्या कहा हेनरी ने, हेनरी बोला यार एटॉमिक मास उतना ज़्यादा एक एलिमेंट के लिए जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, वाइटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसने कहा भैया मैं तो इस्तेमाल करूंगा एटॉमिक नंबर। अब जब इसने एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल चालू करा तो वो एलिमेंट अरेंज होने चालू हो गए। जैसे ही इसने एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करना चालू करा एलिमेंट अरेंज होने लगा। भैया कहोगे जो एटॉमिक नंबर है क्या, एटॉमिक नंबर ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बढ़ते हो तो वो +1 से बढ़ जाते हैं। देखो भैया हम तुमको ऐसे, हाँ, तो जो एटॉमिक नंबर है वो जैसे ये हमारा कोई भी एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस है, ओहो बड़ा ही छोटा साइज हो रहा है, हाँ, तो ये हमारा उसका न्यूक्लियस है, ये हमारा उसका न्यूक्लियस है और ये हमारे उसकी आउटर शेल है। तो एटॉमिक नंबर ये बताता है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। मान लो इसमें हमारे 1 प्रोटॉन है। अब जब हम इससे जंप मारेंगे दूसरे एलिमेंट की तरफ, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, मान लो इसकी आउटर शेल है, इसके अंदर मान लो 2 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में। तो ये एक स्टेडी ऑर्डर में बढ़ता है, 1 से लेके फिर 2, ऐसे स्टेडी ऑर्डर में बढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसने यही कहा कि भैया बाय 1 बढ़ेंगे, एक नंबर से बढ़ेगा एटॉमिक नंबर और उस हिसाब से प्रॉपर्टीज भी उसकी बढ़ जाएंगी, 1 एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था, अगर हम उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें तो बहुत सारी जो उसकी खामियां थी वो भर जा रही थी। मतलब जो उसकी खामियां थी जैसे कि आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं मिल पा रही थी और हाइड्रोजन की कोई पोजीशन असाइन नहीं हो रही थी और बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए पोजीशन छूटी हुई थी, तो वो सारी खामियां उसकी भर जा रही थी तुरंत जैसे हम लोग एटॉमिक
एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल करना चालू कर रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ना 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 सर, एटॉमिक नंबर, जहां मास आया वहां पे समझ लो सत्यानाश तय है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब कैसे करके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को पोजीशन दी गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में 18 वर्टिकल कॉलम्स है, जिनको तुम्हें पता है ग्रुप कहते हैं। ऐसे ग्रुप मैंने बता दिया कैसे याद करना है। फिर आपकी 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड कहते हैं। अब जो होता है, सुन लो जरा ध्यान से सुनो ध्यान से। एक ग्रुप में ये रहा हमारा नंबर 1 ग्रुप। ये ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेल है वो सेम रहेगी। सर जी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल क्या होता है सर, हमको तो पता ही नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं, समझ लो बस इतना सा, ज्यादा इन डीप मत जाओ, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के आपके एलिमेंट्स हैं। ये देख लो भैया, फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के आपके एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो वैलेंस शेल है वो सेम होगी, ठीक है, सेम होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होंगे, ठीक है, समझ गए? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब इन दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ सर जी, हाइड्रोजन भैया को तो आज भी फेंक रखा है। हाइड्रोजन ये देख लो ग्रुप के साथ में अटैच नहीं है, देख लो, और मैं इसको जूम करके तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो हाइड्रोजन आज भी ग्रुप के साथ में अटैच नहीं है, ये देख लो, ये देखो भैया, हाइड्रोजन ग्रुप के साथ में आज भी अटैच नहीं है, अलग है, अलग, ठीक है। हाँ सर अलग ही है अभी, मतलब अलग ही इसको फेंक रखा है, अभी अटैच नहीं कर रखा है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n²। यानी कि अगर एक फ्लोरीन है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में मान लो ये रहा हमारा, तो ये फ्लोरीन है हमारा, हाँ तो ये रहा हमारा फ्लोरीन। इसकी शेल्स होती हैं, इसके न्यूक्लियस के अराउंड आपकी इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स होती हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसको हम 2n² के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये हमको ये भी बता देगा कि इस पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। यानी कि ये भी बता रहा है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और ये हमें ये भी बता रहा है कि इस पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड नंबर 1 है तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। सही है सर, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल के शेल है तो 2, तो यहाँ पे आपकी जो होता है पीरियड 1 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की, तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। अब आपकी एल शेल होगी तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी इस नंबर 2 की शेल है ये, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो भैया हमारे दूसरे आपके पीरियड में 8 ही एलिमेंट आएंगे। सही है सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तीसरा हमारी एम शेल है तो उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में भरे जा सकते हैं वो है हमारे 8, इसलिए हमारे थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट आएंगे। ये पीरियड, अपने पीरियड की जो प्रॉपर्टीज है ये इस बार सीबीएसई ने नहीं रखी है, डिलीट मार रखी है, तो उसको तुम्हें नहीं ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। चलो अब ये रहा हमारा आउटर मोस्ट शेल है ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, सो द थर्ड पीरियड आल्सो हैज ओनली 8 एलिमेंट। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब एक और चीज है कि जो मेटल्स हैं, जैसे कि जो होता है आपके सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, यानी इस तरीके से चलता है। ये सारे हमारे मेटल्स हैं, ऐसे करके मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको बढ़िया तरीके से एकदम। जो आपकी लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमको मिलेंगे मेटल्स, फिर हमको मिलेंगे मेटेलॉइड, ठीक है, फिर हमको मिलेंगे नॉन मेटल्स। ऐसे करके आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखना, ठीक है। सबसे आपके लेफ्ट मोस्ट साइड पर आपको मिलेंगे मेटल्स, फिर आपको मिलेंगे मेटेलॉइड, फिर आपको मिलेंगे नॉन मेटल्स। मेटेलॉइड को हम लोग जनरली ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है सर। हाँ सर बिल्कुल। चलो तो आपके लेफ्ट मोस्ट साइड में आपके मेटल्स हैं, फिर आपकी राइट साइड में आपकी नॉन मेटल्स हैं, और बीच में आपके सेमी मेटल यानी कि मेटलॉइड, यानी कि इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी कह देते हैं। अब ट्रेंड्स की बात आती है। ट्रेंड्स, चलो ये मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऊपर का ट्रेंड्स मैं तुमको सिर्फ यहाँ से इतनी सारी चीज इस आपके डायग्राम से समझा दूंगा। क्या बात कर दी सर जी। सुनो, ये पीरियोडिक टेबल है, हाँ सर है। अब लेफ्ट मोस्ट साइड से, यानी कि इस एरिया से इस एरिया की तरफ बढ़ोगे तो 3 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज
पहले तुम्हें मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि ये चीज मेटल्स है, ये चीज मेटल्स हैं, ये चीज नॉन मेटल्स है। जो आपकी राइट साइड में आती हैं वो नॉन मेटल्स हैं, लेफ्ट साइड में आपकी मेटल्स हैं, नीचे आप बीच में आपके मेटलॉइड है, और ये चीज नीचे भी होती है। सबसे ऊपर वाला नॉन मेटालिक कैरेक्टर को शो करता है, नीचे वाला मेटल होता है। अब ये भी देख लेते हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये नॉन मेटल्स हैं इधर की तरफ, इधर मेटल्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। अरे भैया सुनो जरा ध्यान से, सुनो सर जी, सुनो सर जी, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसमें डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। डरने की जरूरत है ही नहीं। अगर मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, मेटालिक कैरेक्टर घट रहा होगा। अगर इधर से इधर आओगे, इधर से इधर आओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इतनी सिंपल सी चीज समझ आ जानी चाहिए, रामलाल समझ जाओ, ठीक है सर। और एटॉमिक साइज कम होता है। एटॉमिक साइज क्यों कम होता है भैया, जब इधर जाते हो ना तो आपकी जो होता है चार्ज पार्टिकल्स बढ़ने लगते हैं। आप वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा जो होता है अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। वही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये चीज छोटी हो जाती है, छोटी कंप्रेस। जो आपका एटम है वो छोटा सा दिखेगा आपको। अब ऊपर से नीचे आओ, यानी पीरियड के अक्रॉस, पीरियड नहीं, ग्रुप के अक्रॉस, हाँ मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, कोई नहीं, ग्रुप के अक्रॉस आओगे तो सबसे पहली बात तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी और न्यूक्लियर चार्ज उन शेल्स को संभाल नहीं पाएगा। कैसे सर जी, ऊपर वाला चीज छोटी होगी, नीचे वाली चीज बड़ी होगी। क्यों भैया, इसमें एक ही शेल है, मान लो इसमें 10 शेल है, तो चीज बड़ी दिखेगी नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर तुम एक रोटी खा लो, तुम जो होता है 10 रोटी खा लो, तो तुम्हारे पेट का साइज भी वो ऐसे से वो ऐसा दिखने लगेगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। ओके, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे आने में, यानी पीरियड के अक्रॉस आपका मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, मैंने बता दिया था। ये नीचे वाले लोग सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर को शो करते हैं, ऊपर वाले लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर को शो करते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सही है सर, क्यों होता है ऐसा? क्यों इसलिए होता है क्योंकि भैया देखो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है कम होता है डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, उसकी वजह से आप जो होता है इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर सकते हो। भैया मान लो ये 10 है, ये सुनो तुमको एक कहानी भी सुना देते हैं। ये 10 लोग हैं, ये जो होता है इनका इतना बड़ा है, मेन कंट्रोलर यहाँ बैठा है, तो इसके लिए मुश्किल होगी कि ये आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सके। तो ये आराम से कोई भी आएगा इसको और अपने चक्कर में फंसा के इसको आराम से ले उड़ेगा। तो इसलिए जो होता है आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो जनाब ये था आपका चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूं यार तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी, डर तुम्हारा भाग गया होगा। डर अगर भाग गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।